नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर की यूट्यूब चैनल पर। आज हम द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर यानी द्वितीय पेपर विश्व के इतिहास की घटनाएं और उनके प्रभाव जिसमें हमें अध्ययन करने हैं उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है फ्रांस की राज्य क्रांति, जो कि 1789 में फ्रांस की अव्यवस्थित अकुशल राजशाही के विरुद्ध हुई थी और जिसने दुनिया को दिखाया कि जहाँ राजा प्रजा की इच्छा पर नहीं चलते तो प्रजा को ये अधिकार है कि एक सक्रिय नागरिक के रूप में ऐसे शासक को अपदस्थ कर एक नई शासन व्यवस्था स्थापित कर सके जो जनता की इच्छाओं पर चल सकती है। इसी क्रांति ने दुनिया भर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। आज फ्रांस की क्रांति के जो टॉपिक है उसके प्रथम कड़ी में हम फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रांस की क्रांति को अलग अलग कारण जो हैं उनको अलग अलग भागों में अगर हम बांटें साइंटिफिकली तो ये कारण मुख्य रूप से राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, विदेशी घटनाओं का फ्रांस पर प्रभाव और सबसे बड़ी चीज़ तात्कालिक कारण। इन कारणों में हम जो 6 कारण हैं इनमें बांट सकते हैं। इनमें भी राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, इनको थोड़ा व्यापक रूप से समझने की हमें आवश्यकता है। क्या ऐसी वजहें थी कि फ्रांस की जनता को दुखी होकर के नई व्यवस्था अपनानी पड़ी? तो आज हम पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक कारणों पर। बच्चों, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की प्रथा कायम थी। रूबो राजवंश का शासक था। याद रखें, ये बड़ा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये नई चीज़ें तो सीखते नहीं हैं और पुरानी बातें भूलते नहीं हैं, यानी ये पुरानी प्रवृत्ति के थे। लुई 14 जो कि ब्रूगो शासक का सबसे निरंकुश शासक था इस वंश का, वो बड़ा ही लड़ाकू प्रवृत्ति का था, घमंडी था और वो खुद ही कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, मेरी इच्छा ही कानून है। फ्रांस में जो लुई की इच्छा हुआ करती थी, फ्रांस में राजा को लुई कहा जाता था, लुई पहला, दूसरा, तीसरा। लुई 14 जो था बड़े शान शौकत से राज्य कार्य करता था। उसने पूरी फ्रांस का एक प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण किया और जो यूरोप में युद्ध हुए जा रहे थे उनमें फ्रांस को यूरोप में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन अंत समय में उसने ये नीति त्यागी और अपने पुत्र को भी कहा कि ऐसा न करे, लेकिन उसका पुत्र लुई 15 वो भी अयोग्य था। वो लुई 14 के उपदेशों को भूल गया और यूरोपीय युद्धों में शामिल हो गया। इस तरह कोई लेना देना नहीं जिन युद्धों से, उन युद्धों में शामिल होकर के फ्रांस के शासकों ने अर्थव्यवस्था का दिवालिया सा पीट दिया। उसके बाद अगला कारण है राज दरबार की विलासिता। फ्रांस में जो जनता थी उनके कड़े खून पसीने की कमाई से कर एकत्रित किया जाता था। जो कर वसूले जाते थे वो सारे कर कहीं ना कहीं जनता के भलाई के लिए काम में आने चाहिए, लेकिन वहाँ चक्कर ये था कि ये सारा धन दरबार के शानो शौकत पर खर्च हुआ करता था। जो राज परिवार का खर्च था वो बिना किसी हिसाब किताब के लेखा जोखा के चलता रहता था और कितना खर्च राजकोष में से राज दरबार के लिए और राज परिवार के लिए किया जा सकता था उसकी भी कोई पाबंदी नहीं थी। राजा और उसके दरबारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं थी। राजा का खर्च बढ़ रहा था और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, वो दे नहीं रहा था, सिर्फ गरीब किसान दे रहे थे। लुई 16 जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का शासक था, उसने कोशिश की और नए नए उसने वित्त मंत्री नियुक्त किए। तुर्गो, नेकर, कैलो, ब्रिया, उन सब ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए, लेकिन राजा के जो सलाहकार थे उन्होंने उन सबको पदच्युत कर दिया। अगला आ रहा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। फ्रांस में योग्य
लोगों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं हुआ करती थी। उच्च पदों पर भर्ती के लिए एक ही पैमाना था कि आप कितने पैसे खरीद सकते हो। तो इसके कारण क्या हुआ करता था कि सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हुआ करते थे, क्योंकि जो पैसा लेकर के आया है उसका उद्देश्य पैसा कमाना ही होगा, जनता की सेवा नहीं होगी। इस तरह से इनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। अगला कारण है अति केंद्रीकृत प्रशासन। लुई 14वें ने फ्रांस में पूरी तरह से केंद्रीकरण लागू कर दिया। अपने सामंतों को दबाने के लिए उसने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई कि सारे के सारे राज दरबार में सामंत वर्ग रहने लग गया। तो जो सामंत वर्ग ग्रामीण प्रजा के आसपास रहा करता था वो उनसे बिल्कुल कट गया और उसकी वजह से जो सारे कानून वगैरह थे वो यहीं से पास करने पड़ते थे। अगला है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस में प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया गया, लेकिन केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी। तो ऐसे देश में पूरा देश धार्मिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक इकाइयों में विभक्त था। फ्रांस में तत्कालीन समय में 285 अलग-अलग की विधि प्रणालियाँ लागू थी। एक राज्य में कोई चीज़ गैर कानूनी है तो दूसरे राज्य में कानूनी है वो। दूसरी तरह व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फ्रांस एक नहीं था। अलग अलग तरह के नियम पूरे राज्य में थे। तो इस वजह से पूरे राज्य में अव्यवस्था की स्थिति फैली हुई थी। न्याय व्यवस्था भी दुर्बल हो चुकी थी। जब 285 तरह की न्यायिक व्यवस्थाएं होंगी तो जजों को भी पता नहीं होता था कि इस राज्य में कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, कौन सी अपराध की श्रेणी में आती है और कौन से अपराध की श्रेणी में नहीं आया करती। इसके अलावा फ्रांस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है, लेटर डी कैचेट या लेटर डी कैचेट। ये एक प्रकार का वारंट हुआ करता था जिस पर नाम खाली होता था, राजा के हस्ताक्षर होते थे। इसमें आप किसी का भी नाम लिख दो, आपका दुश्मन है उसको बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक आप जेल में रख सकते हो। तो एक तरह से फ्रांस में इन कारणों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था और इसी अभाव ने प्रजा के बीच में एक नई शासन व्यवस्था, जो कि फ्रांस का प्रशासनिक केंद्रीकरण करे, एक तरह का माप तौल, एक तरह के कानून लागू करे, ऐसी व्यवस्था की ओर जाने के लिए इनको विवश किया। आ जाते हैं क्रांति के आर्थिक कारणों पर। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी विकसित नहीं थी और आय व्यय का ब्यौरा कहीं भी उनके पास नहीं था। आर्थिक आधार जो है आर्थिक व्यवस्था का दोषपूर्ण था। एक तरफ उच्च वर्ग के लोग थे। चित्र में आप देख रहे हो कि उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सभी ऐश मौज कर रहे हैं और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग करों से मुक्त है। जिनके पास पैसा है वो कर नहीं दे रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग कर दे रहे हैं। साधारण वर्ग की दशा शोचनीय थी और दार्शनिकों ने भी अपने लेखों में समाज के इस वर्ग का चित्रण किया है। अगर आप उस समय के लेख पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें तो आपको आभास मिल जाएगा। अमीर वर्ग दरिद्रों पर अत्याचार करते अपने विशेषाधिकारों का तो दुरुपयोग कर ही रहा था, दूसरे गरीब जनता और अत्याचारों में पिसती चली जा रही थी। राज्य के प्रति, चर्च के प्रति, जागीरदारों के प्रति कर देने में उन लोगों के परिश्रम की अर्जित लगभग 80% तक भाग निकल जाता था। मध्यम वर्ग बीच वाला जो भाग था वो संपन्न शिक्षित वर्ग था और इन असमानताओं से सबसे अधिक असंतुष्ट भी यही वर्ग था। देश की कर व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। जिनके पास पैसा था वो तो टैक्स देते नहीं थे, करों के भार से मुक्त थे, और जिनके पास पैसा नहीं था उनकी 80% तक करों के रूप में ले ली जाती थी और वो भूखे सोया करते थे। सरकारी कर्मचारीगण प्रजा से कर लेते समय अत्याचार भी बहुत करते थे। कर वसूलने की जो प्रथा थी, ठेके पर दिए जाने की प्रथा थी, जिसके कारण जो सबसे ज़्यादा टैक्स राजा को देगा उसी को ठेका दिया जाएगा। अब किसानों के पास कितना है और उनसे कितना वसूला जा रहा है, इससे सरकार को, शासन को कोई भी लेना देना नहीं था।
लुई 15वें के समय से ही राज्य की ओर से कृषि का महत्व समाप्त सा हो गया था और गांवों से राज्य का संबंध सिर्फ टैक्स देने के लिए ही रह गया। अब अगला है व्यापारिक अवरोध। व्यापार भी अवनत दिशा में था। व्यापार प्रणाली अलग अलग थी, हर जगह नापतोल अलग अलग था, टैक्स अलग अलग थे, सिक्के अलग अलग थे, चुंगी की दर अलग अलग थी। छोटे छोटे कारीगरों के संघ बने थे, किंतु इन लोगों को पेट भरने योग्य आमदनी भी नसीब में नहीं थी। मिल मालिक फायदे में रहते थे, मजदूर दिन भर परिश्रम करके भी भूखे मरते थे। अगला ये भी मैंने बता दिया कि ईडन की जो संधि हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, जिसके कारण इंग्लैंड का माल फ्रांस में आने लग गया, तो फ्रांस के जो दस्तकार हैं वो सब बेरोजगार हो गए और बेकारी की समस्या ने फ्रांस में गंभीर रूप धारण कर लिया। और सैनिक जो कि अलग अलग देशों से आए थे युद्ध में भाग लेकर के, युद्ध के बाद में जब उनको नौकरियों से निकाला गया तो वो अपने साथ अमेरिका में लोकतंत्र का पाठ तो लेकर के आए ही थे और उन्होंने प्रजा को ये पाठ पढ़ाने का काम अच्छे से किया। अब अगला अपना कारण आ रहा है बौद्धिक कारण। बच्चों, कभी भी कोई भी क्रांति सिर्फ जनता ही नहीं करती, कहीं ना कहीं क्रांति के लिए जनता को उद्वेलित करने का काम समाज का दार्शनिक वर्ग किया करता है। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में भी ऐसा ही था। कुछ दार्शनिकों के मैं नाम आपको बता दूं। मोंटेस्क्यू, जो कि फ्रांस के एक बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना की, जिसमें राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया गया है और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की बड़ी आलोचना की गई है। वोल्टेयर, जो कि एक बड़े ही अच्छे पत्रकार और व्यंग्यकार थे, आप कई बार उनका ये कोट पढ़ते होंगे कि हो सकता है मैं आपके विचार से असहमत हूँ, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की मैं रक्षा करूँगा। इस तरह की बात उन्होंने 1700 ईस्वी के आसपास कही थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति में जिसने सबसे बड़ा योगदान दिया वो था रूसो। साधारण परिवार में साधारण शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए एक युवक ने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता। इस पुस्तक की पहली ही लाइन थी कि इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। रूसो को क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। कहते हैं रोबोस्पियर, जो कि बाद में फ्रांस की क्रांति में तानाशाह के रूप में उभरा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करता था। इसके अलावा दिग्रो, जिन्होंने कि एनसाइक्लोपीडिया का संपादन किया, वो भी योग्यतम व्यक्तियों में से था जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की बौद्धिक नींव रखी। उसके बाद हम विदेशी घटनाओं के प्रभाव पर आ जाते हैं। 1776 से 1787 के बीच में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने स्वतंत्रता संग्राम किया और इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की और अमेरिका की विजय के बाद उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों के आधार पर एक लोक सत्तावादी गणराज्य की स्थापना की, जो कि आजकल यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों ने भी इस युद्ध में सहयोग किया था। कई सैनिक वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने जाकर के देखा कि लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए कितने उद्वेलित हैं। कोई अन्य न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनका ये कहना था कि बिना प्रतिनिधित्व के हम कर क्यों दें। इसी सिद्धांत को लेकर के युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रांस के लोगों को लगा कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि इतना नहीं है, कोई भी राजा की तरफ हमारी बात कहने वाला है नहीं, और ऐसे हम सदन में टैक्स क्यों दें, तो कम से कम हमारी बात तो सुनी जाए। उसके बाद हम आते हैं तात्कालिक कारण पर। क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां एक अयोग्य विलासी राजा था, जिसको कि कार्यकुशलता से लेना देना नहीं था। उसमें दृढ़ संकल्प का अभाव था, जिसके कारण वो फैसले लेता था उतनी ही जल्दी से वो फैसले पलट भी देता था, बिना नफ़ा नुकसान सोचे। और लुई 16वें से भी इसी अयोग्यता के कारण जब तुर्गो, नेकर, कैलन, ब्रियन ये बारी बारी से अर्थशास्त्री बने और इन्होंने कहा कि सामंत वर्ग से भी कर वसूला जाना चाहिए, तो लुई 16वें ने अपने दरबारियों की बातों में आकर के इन सभी वित्त मंत्रियों को हटा दिया। अगर इनको नहीं हटाया जाता और सामंतों को राजा खुद ही ले लेता आर्थिक रूप से कर देने की स्थिति में, तो शायद क्रांति हुई ही नहीं होती, और क्रांति होती तो भी वो नायक के रूप में याद किया जाता, लेकिन ये उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटवानेट, जो कि ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, बड़ी ही शान और शौकत विलासिता का जीवन जिया करती थी। वर्साय का महल जो था, जहाँ की उसने बड़े
जनता के, किसानों के शोषण कर करके इकट्ठा किए हुए कर का उपयोग अपने महल की शानों शौकत और सजावट में किया, जहाँ की 10 हज़ारों नौकर काम किया करते थे और राज्य को उसका पूरा भार उठाना पड़ता था। मैरी एंटवानेट से फ्रांस की जनता नफरत किया करती थी और उसको विदेशी राजकुमारी कहा करती थी। और अर्थव्यवस्था के बारे में उसके विचार आप सुनिए कि जब फ्रांस में स्त्रियां जो हैं वो जगह जगह हड़ताल कर रही थी कि हमें रोटी दो, वहाँ रोटी ब्रेड के रूप में खाई जाती है तो हमें ब्रेड दो। तो जब रानी तक ये बात आई तो उसने ये कहा कि ये लोग ब्रेड के लिए, अगर इनके पास ब्रेड नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खा लेते। अब आप ही बताएं कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के घर में रोटी ही नहीं हो तो वो मिठाई का खर्च कैसे वहन कर सकता है। इतनी सी बात उस रानी को पता नहीं थी और इसी कारण उसके जो दरबारी थे, उन्होंने, जो सामंत वर्ग थे, उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए मैरी एंटवानेट को एक मोहरे के रूप में काम में लिया। इसी कारण जब भी राजा सुधार करता, दरबारी मैरी एंटवानेट के काम भरते और मैरी लुई से, यानी राजा से, लुई 16वें से कह करके सारे जो कर हैं सामंत वर्ग से हटा दिया करते थे और इसके कारण प्रजा में धीरे धीरे असंतोष बढ़ता चला गया। तो बच्चों, ये थे फ्रांसीसी राज्य क्रांति के कारण, जिसको कि संक्षिप्त रूप से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रही हूँ कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा और इतिहास के ज्ञान प्रति जो ज्ञान और जिज्ञासा है, उन दोनों की अभिवृद्धि में सहायक होगा। धन्यवाद।